हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं हाउसिंग कंपनीज़ को डिस्कस करना शुरू करूँगा। लगातार नहीं करूँगा ताकि मैं भी बोर ना हूँ और आप भी बोर ना हो कि सेम टाइप की कंपनी डिस्कस कर रहा है। बिकॉज़ बहुत टाइम से मैं पावर सेक्टर में, पावर एनर्जी सेक्टर, रीन्यूएबल सेक्टर, उस सब की कंपनीज़ को डिस्कस कर रहा था। तो मुझे भी लगा कि थोड़ा चेंज करते हैं इस बारी। आज होम फर्स्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ हाउसिंग सेक्टर। मुझे पता है एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत बार बार रिक्वेस्ट कर रखा है उन्होंने कि इंडिया शेल्टर पे वीडियो बनाओ। तो वो भी अब बहुत जल्दी आ जाएगा बिकॉज हाउसिंग सेक्टर को शुरू कर ही दिया है। तो आज होम फर्स्ट फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही सारे नुएंसेस आपके सामने मैं रखूँगा खोल के, जो आप अगर कंपनी को फॉलो कर भी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो आपने शायद आपसे मिस हो गई होंगी। बहुत सारा चीज़ें हैं, अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा रिजल्ट में एज सच। पूरा सेक्टर मैंने भी ढंग से नहीं देखा है, लेकिन अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो मोटा माटी एक कहेंगे ठीक रिजल्ट रहा है इस कंपनी का। कोई भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। अब इसको कंपेयर करेंगे अगर माइक्रो फाइनेंस से, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली काफ़ी दिक्कत है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट जो बड़े बैंक्स हैं, आईडीएफसी हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया, उनके भी अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बट एक हाउसिंग कंपनी क्या होता है? एक हाउसिंग कंपनी जब आपको लोन देती है, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रही है, चाहे शॉप लोन्स दे रही है, चाहे वो अफोर्डेबल होम लोन्स दे रही है या प्राइम लोन्स दे रही है, अगर आपने एक घर के लिए लोन दिया है तो आप एक कस्टमर से उसके घर के जो डीड्स होती हैं वो आप अब एज अ कोलेटरल अपने पास रखते हैं। सिंपल, आपको भी पता है, आप होम लोन लेंगे तो घर के कागज़ बैंक पे रहते हैं। तो यूजुअली होम लोन पे डिफ़ॉल्ट वैसे भी नहीं होता है। तो इस सेक्टर में एमएफआई में क्या दिक्कत आ रहा है, एसएफबी में क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या दिक्कत आ रहा है? वही ओवर लेवरेजिंग का प्रॉब्लम है, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, कोई कोलेटरल नहीं है बैंक के पास। तो अगर कस्टमर पैसा नहीं देता है तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। लेकिन अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई आप किसी को आपने अगर 15 लाख का होम लोन दिया है तो इट्स नॉट ईजी फॉर द कस्टमर, और इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंट अमंग द कस्टमर्स दैट दे वुड डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स। तो वो होता नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है, इवन दो माई माई इंसाइट्स, जो मेरी इंस्टिंक्ट है रादर, देर सेइंग कि यार अब थोड़ा कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है। बिकॉज अनसिक्योर्ड वाले पोर्टफोलियो में जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे उज्जीवन की मैं बात करूँ, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपना जो सारा फोकस है होम लोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जो ऐसी कंपनीज है जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में उनको दिक्कत आ रहा है, वो भी जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा नहीं थी होम लोन्स में, वो भी होम लोन्स में घुस रही हैं। तो हमें समझ आता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ना हो, वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है किसी भी मैनेजमेंट को सुन के, लेकिन वो हमको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो जाए, सारी जो प्लेयर्स हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सारे इस तरफ ना घुस जाएं और इसको ओवर क्राउडेड ना कर दें सेगमेंट को, जैसे एमएफआई को कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। तो सेम एमएफआई वाली प्रॉब्लम ना आ जाए वहाँ पे, या फिर ग्रोथ में स्लो डाउन ना आ जाए। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। कोई इंडिकेशन लगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लेट यू गाइज नो अबाउट दैट। ओके। तो होम फर्स्ट फाइनेंस अगेन हाउसिंग कंपनी है। इसका इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर बहुत सारी इंसाइट्स हैं आज की वीडियो में मेरे पास, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर हम देखेंगे क्यू ओ क्यू और वाई ओ वाई, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 9.6%, 10% से लगा सकते हैं हम कि बढ़ा है, और 34.6 वाई ओ वाई बढ़ा है। अभी इसमें आप एक और चीज़ देखो, 2-3 लाइन आइटम्स नीचे आओ, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखेगा। तो ओके, टोटल इनकम वाली जो मैंने आपको लाइन बताई थी, उससे एक ऊपर जाओ, इनकम अदर देन इंटरेस्ट इनकम ऑन टर्म लोन्स। तो इसमें क्या आप देखोगे, Q2 FY25 में 394 मिलियन रुपीज़ मीन्स 39 का 39 करोड़ का Q2 FY25 में अदर इनकम थी, जिसमें फ़ी इनकम भी आती है, कमीशन इनकम भी आती है। लेकिन इसके इमीडिएट पहले वाले क्वार्टर में Q1 FY25 में वो 344 मिलियन का था, जिसको हम 34 10 से डिवाइड करना पड़ता है जब भी मिलियन रुपीज़ को सीआर में चेंज करना होता है करोड़ में। तो 34 करोड़ मैं कहूँगा। और उससे पहले एक साल पहले वाले क्वार्टर में Q2 FY24 में वो 28 करोड़ का था, जो ये अदर इनकम है। तो आप देखेंगे एक साल में 28 करोड़ से लेके 39 करोड़ कैसे, ये काफ़ी इतना अच्छा जंप क्यों आया है? तो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये है इसके पीछे कि इनको एक आप कह सकते हैं कॉरपोरेट एजेंसी वाला सर्टिफिकेट मिला था RIDAI की तरफ से इंश्योरेंस बेचने के लिए। तो अभी उन्होंने अच्छे से वो सब, मिल तो काफ़ी पहले गया था, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमारा जो
जैसे 1 से 1 टू 1.5 सीआर का जो इनकम आता था वो फीस से आता था, नॉर्मल यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन से, जो पहले भी आता था, अभी भी आएगा, आगे भी आएगा। लेकिन जो पहले इंश्योरेंस इनकम, दे वर नॉट रिसीविंग एनी इंश्योरेंस कमीशन बेस्ड इनकम, जो इंश्योरेंस बेचते हैं कस्टमर्स को, तो वहाँ से कोई इनकम नहीं आ रहा था। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि आई थिंक अराउंड 4 CR पर क्वार्टर दे विल रिसीव एज कमीशन, 4 CR per month, not quarter. So per month, if they are receiving 4 CR in commission income, fee income की I'm not talking about fee income. fee income तो इनको पहले भी आता था, कोई भी ये जो ट्रांजैक्शन करते थे कस्टमर्स के साथ, उनसे तो आता ही था। लेकिन कमीशन इनकम 4 करोड़ पर मंथ का इनका और आएगा, तो वो एडिशनल आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन में इट गिव्स यू एन एडिशनल इनकम ऑन ऑन योर टॉप लाइन। तो वो एक इंपॉर्टेंट इंसाइट था, वो मुझे आपको बताना था। अभी आप नीचे आओ, बीच में आप कहीं पे आपको एक फिगर दिखेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अगेन मिलियंस में है, एंड आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू सीआर। तो आप Q2 FY25 में देखेंगे 72.9 CR का आपको दिखेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इससे एक साल पहले वाले क्वार्टर में आपको 56.8 CR का दिखेगा। तो आपको लगेगा कि यार इसमें भी काफ़ी अच्छा जंप आया है, मतलब जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। बट आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझना है, बिकॉज ये कंपनी का गाइडेंस है कि वी विल बी इंक्रीजिंग अवर AUM बाई 30% फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट। अभी रिसेंटली दे हैव क्रॉस्ड 10,000 करोड़ इन AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। डिसबर्समेंट अलग होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से, तो डिसबर्समेंट का गाइडेंस नहीं है इनका 30% से अबव ग्रो करने का, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन AUM एंड डिसबर्समेंट। तो जो इनका AUM है वो ऑलमोस्ट अभी 1-2 क्वार्टर्स पहले ही, आई थिंक पिछले क्वार्टर में 10,000 CR क्रॉस किया है, एंड दे आर गाइडिंग कि बाय द एंड ऑफ FY27 हमारा जो AUM है इट विल क्रॉस 20,000। सो दैट्स अ रन रेट ऑफ अराउंड 30% ऑफ AUM। तो अब इनको अगर 30% AUM से ग्रो करना, इट्स नॉट अ जोक। उसके लिए आपको पूरा प्लानिंग करना है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खोलनी पड़ेंगी अभी से, और अभी से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। सो इनके साथ दो चीज़ें हुई। फर्स्ट चीज़ ये हुआ कि इनका जो यूजुअली एम्प्लॉय एट्रिशन होता है, मीन्स जिस परसेंटेज से, जिस स्पीड से, जिस पेस से आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ते हैं कंपनी को, तो यूजुअली काफ़ी हाई होता है बैंक्स में। तो 30-35% के अराउंड होम फर्स्ट फाइनेंस का एट्रिशन रेट था। तो इस बार इन्होंने क्या किया, पहले तो इनका एट्रिशन रेट कम हो गया, 30% से नीचे चला गया। सेकंड, ऑन टॉप ऑफ इट, इन्होंने जो हायरिंग करी है कैंपसेस में जा जाके, एडिशनल हायरिंग इन्होंने करी है। तो एक तो इनका एट्रिशन रेट कम हुआ, मींस जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ज़्यादा छोड़ा ही नहीं, तो वो भी बैंक में ही रहे। और जो ये एडिशनल एम्प्लॉयज़ को इन्होंने हायर किया है वो भी बैंक में आ गए, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एन एम्प्लॉय बेस जो 30% AUM ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो उससे क्या होता है, आपका जो अभी आपको एम्प्लॉय को अभी पे करना पड़ेगा ना, इवन दो दे आर नॉट इमीडिएटली हेल्पिंग यू जनरेट रेवेन्यू, एकदम अभी तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके वो नहीं देंगे, बट यू हैव टू पे फॉर देम, यू हैव टू पे द सैलरीज एंड ओवरहेड कॉस्ट जो भी आता है। तो वो इसीलिए आपको एम्प्लॉय एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना, लोग खाली आइसोलेशन में देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बट आपको समझना है कि किसी कंपनी का अगर ग्रोथ रेट एम्बिशंस आगे जाके बहुत 30% AUM अच्छी बात है, एक बहुत स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं 30% AUM ग्रो करना। तो अगर ये करने का प्लानिंग कर रहा है, विच मीन्स इसको एम्प्लॉय का बेस बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो बाकी आप इनकम स्टेटमेंट में यही बहुत इंपॉर्टेंट था बताने को। पैट वगैरह वगैरह का फिगर तो आप भी पॉज करके देख सकते हैं। ओके, अभी मैं बात करता हूँ, द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑफ, यस, अब AUM और डिसबर्समेंट की ग्रोथ की बात करते हैं। मैंने आपको बोला AUM अलग होता है डिसबर्समेंट से। AUM में हर टाइप के एसेट आपके आ जाते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि मार्कअप होता है एकदम मार्केट प्राइस के, अभी के प्राइस के हिसाब से। लेकिन जो डिसबर्समेंट होता है वो आपका पता चलता है उससे कि बैंकिंग का जो मेजर ऑपरेशन है वो क्या है, लेंडिंग करना, डिसबर्स करना लोन, तो वो किस हिसाब से चल रहा है, उसमें सारे एसेट नहीं आते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो डिसबर्समेंट है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ ओवरऑल AUM का पार्ट होता है डिसबर्समेंट, बट पूरा AUM नहीं होता है डिसबर्समेंट। तो आपको ये समझना है। अब डिसबर्समेंट इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के भी दिए हैं, AUM लास्ट 5 ईयर्स के भी दिए हैं स्क्रीन पे, बट आई विल बी फोकसिंग ऑन लास्ट 5 क्वार्टर्स। तो आप AUM देखो लास्ट 5 क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली इसका बढ़ रहा है। Q2 FY25 में इट वॉज अराउंड 959 CR,
बिकॉज इट इज़ गिवन इन मिलियंस, तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। अब वो हर फिगर में इस बिजनेस की हर स्लाइड में मिलियन में दिया है, सो कंफ्यूज मत होना इफ़ आई डिवाइडेड बाई 10 एंड वोंट अपडेट यू कि मैंने डिवाइड कर चुका है मन में 10 से। तो इस बारी क्वार्टर में Q2 FY25 में 1176 CR का, बिकॉज अगेन डिवाइडिंग बाई 10। तो अभी क्या है, 1176 CR का डिसबर्समेंट इन 3 मंथ्स, बिकॉज एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो इनका रन रेट है, इट इज़ अराउंड 400 करोड़ ऑफ डिसबर्समेंट एवरी मंथ। दैट्स वाई इट्स ट्रांसलेटिंग इनटू 1200 करोड़ ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अभी इनका टारगेट है 400 करोड़ एवरी मंथ डिसबर्स करना है होम लोन्स में। आगे जाके because they have to keep their disbursement also at a level between जो disbursement का growth है, they also have to keep it somewhere around 20 to 25%. That's how that is only how they can achieve an AUM growth of 30%. तो AUM growth अगर इनको 30% चाहिए, इसका मतलब ये है कि डिसबर्समेंट को भी आपको 20 से 25% बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इनका प्लान ये है कि इस साल तो ये 400 करोड़ पर मंथ डिसबर्स करेंगे होम लोन्स में, जो कि अभी कर भी रहे हैं, ऑलमोस्ट करा हुआ है इन्होंने इस क्वार्टर में भी। आगे नेक्स्ट FY26 में ये क्या करेंगे, 500 CR पर मंथ, ओके। और उसके बाद FY27 में ये क्या करेंगे, 600 CR पर मंथ का डिसबर्सल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है, दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू अचीव अ ग्रोथ ऑफ 30% ऑन देयर AUM। बाकी आप पॉज करके साइड में देख सकते हैं AUM के ग्राफ्स पे आओ, वो भी राइट वाले में, लास्ट 5 क्वार्टर्स वाले ग्राफ में। उसके भी राइट साइड में आओ, जहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी हैं। 34.2% ग्रोथ YOY, गाइडेंस इनका 30% AUM ग्रोथ का है, दे हैव ग्रोन बाई 34.2% YOY, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.2% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33% CAGR फॉर AUM लास्ट 3 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.7% BT आउट रेट फॉर Q2 FY25 एनुअलाइज्ड करके। अब BT आउट रेट क्या होता है? BT आउट रेट होता है बैलेंस ट्रांसफ़र। अब बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है? लेट्स से किसी कस्टमर ने इससे 3 साल का लोन लिया था, ठीक है, अभी 1 साल उसको हो गया है, लेकिन कोई और बैंक उसको अप्रोच करता है, उस कस्टमर को कहता है कि आपका सारा लोन आज की डेट में मैं अभी 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 रिपे करता हूँ, और आपने होम फर्स्ट फाइनेंस से अगर 14% पे लोन लिया था, तो मैं आपको 11% पे वही लोन आज की डेट में दे रहा हूँ। आपने 1 साल का EMI पे किया, प्रिंसिपल पे किया, आपका 2 साल का लोन अभी भी बचा है। जितना भी लोन बचा है, लेट्स से ICICI बैंक आया उस कस्टमर के पास, उसने जितना भी लोन बचा है, 15 लाख का लिया था, 10 लाख बचे हैं, तो 10 लाख इमीडिएटली होम फर्स्ट फाइनेंस को वो दे देगा, और कस्टमर से बोलेगा कि अब आप क्या लेंडर होम फर्स्ट फाइनेंस नहीं है, अब आपका लेंडर मैं हूँ, और 14% से पे आपने होम फर्स्ट फाइनेंस से लोन लिया था 14% पे, सो आई विल बी गिविंग ए लोन एट 11% नाउ, ओके। तो ये होता है बैलेंस ट्रांसफ़र, एंड जितना हाई परसेंटेज होता है बैलेंस ट्रांसफ़र का, उतना ही आप ये कह सकते हैं कंपनी के लिए या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ख़राब है, बिकॉज इट इज़ लूजिंग आउट ऑन कस्टमर जस्ट बिकॉज द अदर बैंक इज़ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रेट एट अ लो कॉस्ट। सो यू हैव टू कीप योर जो BT आउट रेट इसको हम कहते हैं, वो आपको बहुत कम करना पड़ता है, कम से कम रखना पड़ता है। तो अभी काफ़ी टाइम से इसका 8% के अराउंड होवर कर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से इट इज़ क्लोज टू 6%। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे अपने, कुछ कैलिब्रेट किया था अप्रोचेस को, दैट्स वाई वो 6 के अराउंड आया है। अभी इसमें अच्छी बात ये भी है, बिकॉज अब आप बोलेंगे कि बैलेंस आउट ट्रांसफ़र ये कम और कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है अगर PMAY जो योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए, उसमें आपको CLSS मिलता है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। बट अगर आपको वो अवेल करना है किसी कस्टमर को, तो उसको अपना लेंडर नहीं बदलना है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। अगर 5 साल का 10 साल का लोन है, तो 10 साल एक ही लेंडर से आपका लोन आएगा, तभी आप वो सब्सिडी के लिए वो पूरी सब्सिडी आप तभी अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको एक एडेड बेनिफिट मिलता है कि वो कस्टमर जाएगा ही नहीं, होम फर्स्ट फाइनेंस के बाहर नहीं जाएगा, वो किसी और के साथ, लेंडर के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। तो इसीलिए आपका BT आउट रेट आगे जाके कम हो सकता है, बट वी हैव टू सी इट। ये सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहे हैं मैनेजमेंट, कोई गारंटी नहीं है, वो हमको देखना पड़ेगा। BT आउट रेट बहुत बेकार चीज़ होती है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो, विच मीन्स बैंक अपने कस्टमर से इतनी मेहनत करी कस्टमर एक्वायर करने में एंड ऑल दैट, अब वो कस्टमर किसी और ने ले लिया, तो वो एक ख़राब बात हो जाता है, ठीक है। बिजनेस मॉडल, अगेन अगर आपको इस बैंक का इस हाउसिंग कंपनी का सिर्फ बिजनेस मॉडल समझना है, कैसे किस टाइप के कस्टमर को ये लोन देता है, कितना इसके एवरेज टिकट साइज़ है, और किस टाइप के पिक्चर्स भी मैंने दिखाया है प्रेजेंटेशन में, बट वो Q1 FY25 वाली वीडियो में मैंने दिखाया है। तो
जिसको होम फर्स्ट फाइनेंस का बिजनेस मॉडल पता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, वो ये कंटिन्यू कर सकता है वीडियो देखना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। लेकिन इफ़ यू डोंट नो अबाउट द बिजनेस मॉडल साइड ऑफ इट कि एक धंधा क्या करता है बेसिकली होम फर्स्ट फाइनेंस, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके Q1 में इसको डिस्कस किया था। वो सेम चीज़ तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी हु इज़ ज्वाइनिंग एंड हु हैज़ ऑलरेडी सम इनसाइट्स ऑन हाउ द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी वर्क्स, तो उसके लिए मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम अपना देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव स्प्रेड्स। ओके, कॉम्पिटिटिव स्प्रेड भी इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के दिए हैं, लास्ट 5 क्वार्टर्स के दिए हैं। आई विल बी फोकसिंग ऑन लास्ट 5 क्वार्टर्स, लास्ट 5 ईयर्स का तो थोड़ा ज्ञान ही लगता है मुझे, ठीक है। अभी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कोल लेंडिंग, एक है एक्सक्लूडिंग कोल लेंडिंग। कोल लेंडिंग क्या होता है वो भी मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। जब ये पार्ट बैंक किसी और बैंक तो नहीं है, ये हाउसिंग कंपनी, लेट्स से होम फर्स्ट फाइनेंस किसी भी बैंक से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडसइंड हो, IDFC फर्स्ट बैंक हो, किसी के साथ भी एग्रीमेंट में आके लोन प्रोवाइड करता है। को लेंडिंग, दोनों को मिलके वो लोन प्रोवाइड करना है। 20% कैपिटल होम फर्स्ट फाइनेंस देगा लेट्स से, और 80% कैपिटल आपको दूसरा लेट्स से IDFC फर्स्ट बैंक देगा। तो आपको दोनों को मिल के लेंड करना है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड यू गेट एक्सेस टू लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बिकॉज किसी बड़े बैंक के साथ अगर आप को लेंडिंग में आते हैं तो बड़े बैंक की तो कॉस्ट ऑफ फंड ऑलरेडी लो है और 80% कैपिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका ओवरऑल ब्लेंडेड जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हुआ उस पर्टिकुलर लोन के लिए, उस पर्टिकुलर को लेंडिंग अरेंजमेंट के लिए, वो आपका कम हो जाता है। वो बेनिफिट होता है को लेंडिंग का। ओके, अब लास्ट 5 क्वार्टर्स में हम देखते हैं। मैं एक्सक्लूडिंग को लेंडिंग नहीं बताऊंगा, मैं पोर्टफोलियो यील्ड की बात करूंगा, नॉट एक्सक्लूडिंग कोल लेंडिंग, बिकॉज कोल लेंडिंग जब इंक्लूडेड है तो ठीक रहेगा कि सिर्फ उस पर हम बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो यील्ड आप पर्पल कलर से आप देखेंगे लास्ट 5 क्वार्टर्स वाले सेक्शन में, जो इस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है, जो लाइंस आपको दिखेंगी, तो पर्पल में आप देखोगे इनका पोर्टफोलियो यील्ड, मतलब किस यील्ड पे आप इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट पे ये कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं ओवरऑल, तो वो है 13.5 का अभी। ओके, अब COB आप उसके नीचे आएंगे, COB है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो पिंक लाइन से है उसमें आपको 8.4 दिखेगा। अब आप 13.5 को 8.4 से माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 5.1। ओके, तो कैसे, मतलब इसका आपको सब क्लियरली समझ आ रहा होगा कि इंटरेस्ट, जब जिस इंटरेस्ट पे आप लोन देते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो आपकी होती है, आप जो भी माइनस करेंगे वो आपका स्प्रेड बनेगा, वही पैसा आप कमाते हैं। बैंक का बिजनेस मॉडल यही होता है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है नीचे जो बार ग्राफ्स हैं, Q2 FY25 में इनका जो स्प्रेड था, मैं अगेन सिर्फ इंक्लूडिंग को लेंडिंग बता रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग को लेंडिंग आप खुद से भी देख सकते हैं, तो वो 5.1 का है। तो स्प्रेड इस बैंक के हमेशा से ही, इस कंपनी के हमेशा से ही 5.1 5.3 इसके अराउंड रहे हैं, एंड दे आर स्टेबल स्प्रेड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। अच्छी बात ये होगी कि जहाँ से, बिकॉज इनका जो MCLR से इनकी जो बैंक की बोरोविंग्स हैं, जो बिकॉज बहुत सारी जगह से उन्होंने बोरोविंग करी होती हैं किसी भी बैंक की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो जो इन्होंने पर्टिकुलरली बैंक से बोरो किया है उसमें से जो अब इनका ऑलमोस्ट 30% जो है MCLR, जो जिसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कहते हैं, तो MCLR से जो रिलेटेड है वो 3 मंथ्स, 9 मंथ्स और 12 मंथ से रिलेटेड है, 30-30-30%। तो जैसे ही इकोनॉमी में RBI इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो भी डाउन हो जाएगी, और उससे आपका स्प्रेड बन सकता है अगर ये यील्ड अपने मेंटेन करके चलें, यील्ड पे ही अगर कम ना करें। और ये नहीं करेंगे बिकॉज इन्होंने क्या किया है, अगस्त में 1 अगस्त के बाद ही इन्होंने एक 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक लिया था, वो भी 15 मंथ्स बाद लिया था। उससे पहले 125 बेसिस पॉइंट का लिया था, फिर 35 बेसिस पॉइंट का लिया। इसी वजह से जो इनका स्प्रेड है उसमें भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया, 5.3 पे चला गया था वो, अगर मैं एक्सक्लूडिंग को लेंडिंग की बात करूँ। ओके, ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये स्लाइड। अब देखते हैं कि क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। जैसे मैं MFI की बात करता था, फ्यूजन की भी जो मैंने बात करी उसके तो एकदम बुरे हाल हैं, लेकिन जो इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो मैंने बात करी थी, मैंने बड़े बैंक्स भी बहुत डिस्कस किए हैं, एक्सिस, कोटक, HDFC, वहाँ पे तो उतना क्रेडिट क्वालिटी का इशू नहीं था। IDFC में क्रेडिट क्वालिटी का इशू आया था। तो आप इसकी देखेंगे क्रेडिट क्वालिटी में एज सच कोई इशू दिखेगा नहीं आपको। DPD 1+, मतलब डेज पास ड्यू 1+, जो पहला ग्राफ है, तो मतलब आज एक दिन आपकी पेमेंट आ जानी थी आपके कस्टमर की, और एक दिन बाद नहीं आई वो पेमेंट, और वो कस्टमर का जो अकाउंट है वो DPD 1+ में चला जाता है। मतलब जो इसका इंटरेस्ट आना था, प्रिंसिपल आना था, EMI बेसिकली आनी थी, वो एक दिन पेंडिंग हो चुकी है, आज आनी थी नहीं आई, वो 1+ पे चली गई। तो वो देखोगे आप कॉन्स्टेंटली 4.4 4.2 ऐसे ही होवर अराउंड करती है। तो
और ठीक है, कोई ऐसा घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है। डीपीडी 30+ अगर हम देखेंगे तो डीपीडी 30+ में इन्होंने अगेन लास्ट 5 क्वार्टर्स, लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 4 क्वार्टर्स के दोनों के ग्राफ हैं। लास्ट 5 ईयर्स तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में नहीं देख रहा हूँ, लास्ट 5 क्वार्टर्स की मैं बताऊँगा। तो सेकंड वाला जो ग्राफ है डीपीडी 30+ POS प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग परसेंटेज जो लिखा है उस वाली हेडिंग पे आओ। वहाँ पे क्या लिखा है, डीपीडी 30+ में दो चीज़ें, एक पिंक एक सॉरी ब्लू कलर, ब्लूइश काइंड ऑफ कलर से इन्होंने बनाया है स्टेज 3 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, और दूसरा पिंक कलर से इन्होंने बनाया है डार्क पिंक कलर से स्टेज 2 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एसेट्स तो मैं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप ये समझ सकते हैं स्टेज 2 एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका जिन 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 लोन्स का EMI 31 डेज से 89 डेज तक नहीं आया है, और उसके बाद 90 डेज़ के ऊपर चला गया तो स्टेज 3 एसेट्स हो जाता है वो, और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो स्टेज DPD 30+ मतलब 31 टू 89, बेसिकली 90, तो उसमें स्टेज 1 एसेट्स नहीं है। इसमें स्टेज 1 का तो उन्होंने ऑलरेडी पहले दिया था DPD 1+। तो जो उन्होंने ये वाला जो ग्राफ दिया है DPD 30+ का, इसमें उन्होंने स्टेज 2 और स्टेज 3 दोनों दिए हैं। तो DPD 30 में तो स्टेज 2 भी आएगा, स्टेज 3 भी आएगा, और कंबाइंड होके वो हैं 2.8% पे। लेकिन अगर हम स्टेज 2 के देखें जो पिंक कलर से डिनोट किए हैं वो 1.1% पे, और स्टेज 3 के जो एसेट्स हैं वो भी हैं 1.7% पे। तो वो तो इन्होंने मतलब वो NPA है बेसिकली, इनका जो GNPA है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कितना हो गया 1.7%, मतलब वो स्टेज 3 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में है। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स जो मैंने आपको बताया, जो थर्ड ग्राफ है ग्रॉस स्टेज 3 एसेट जो ऊपर आपको बताया था 1.7% के हैं, इसको इस पे आप दिमाग मत लगाओ। ये खाली रिक्लासिफिकेशन के बाद का इन्होंने बताया आपको, खाली ऊपर के 2 ग्राफ्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, वो आपने देख लिए होंगे। अभी असाइनमेंट एंड को लेंडिंग ट्रांजैक्शन की आप स्लाइड देखो, जो मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको को लेंडिंग तो समझा दिया। डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है? डायरेक्ट असाइनमेंट से एक टूल होता है किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इमीडिएटली पैसा उठाना, लिक्विडिटी उठाना इमीडिएटली। कैसे उठाते हैं ये? होम फर्स्ट फाइनेंस ने, अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं इसके, लेकिन इसका एक कुछ पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो ऐसा होगा जो इसने दिमाग में रखा होगा कि मैं सोर्स करता हूँ कस्टमर्स को, मैं इनको लोन देता हूँ 10-15 साल का, 15 लाख का लोन देता हूँ, और इमीडिएटली या फिर जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी ये वाला पोर्टफोलियो मैं किसी और बैंक को भेज दूंगा, ICICI को जाके। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपना रिस्क ये एकदम कम कर रहे हैं। इन्होंने जितना कमाना था थोड़ा बहुत 1-2 साल 1.5 साल जो भी कमाया उससे कमाया, बिकॉज जो EMI थी उस लोन पे 15 लाख के, उतने सारे कस्टमर्स पे वो हर महीने आनी थी। अब क्या है, इसने वो जाके पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया लेट्स से ICICI बैंक को जाके, तो उस पर इमीडिएटली पैसा आ गया ICICI बैंक से। अब वो पोर्टफोलियो जो है वो अब ICICI देखेगा, थोड़ा कम इंटरेस्ट पे देखेगा, जो भी है वो हो गया डायरेक्ट असाइनमेंट। मैंने लोन ओरिजिनेट किया, सब कुछ मैंने किया, मैं बीइंग होम फर्स्ट फाइनेंस, तो मैंने सब कुछ किया, एंड नाउ आई हैव जस्ट कट दैट पोर्शन, वो मैंने लोन बुक उठाई एंड आई हैव सोल्ड दैट टू ICICI बैंक। अब वाई वुड ICICI बैंक एनकरेज दिस? ICICI बैंक का क्या फ़ायदा इससे? उसको अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं वो फुलफिल करने का एक मौका मिल गया, बिकॉज 40% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल लेंडिंग हैज़ टू गो इनटू प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि आपका फार्मर्स हो गए, आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग हो गए, जिनको ये टारगेट करती है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो ICICI बैंक को फ़ायदा हो गया, बिकॉज RBI के अकॉर्डिंग उनका 40% इंक्रीमेंटल लेंडिंग शुड गो इनटू प्रायोरिटी सेक्टर। अब वो प्रायोरिटी सेक्टर कौन है जिसको टारगेट करती है? होम फर्स्ट फाइनेंस। तो होम फर्स्ट फाइनेंस से उन्होंने वो बुक खरीदी, विच मीन्स अब वो उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ICICI बैंक को कि कस्टमर पे जाओ, बिकॉज इनको कस्टमर ICICI बैंक होम फर्स्ट फाइनेंस के कस्टमर्स को यूजुअली इतना इंकरेज करेगा भी नहीं, तो ये डायरेक्ट बुक खरीद देते हैं इनसे, होम फर्स्ट फाइनेंस से अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस का फ़ायदा इमीडिएट लिक्विडिटी मिल गई, ICICI बैंक का फ़ायदा डायरेक्ट असाइनमेंट में ये होता है। को लेंडिंग का भी ऑलमोस्ट यही फ़ायदा है, बट उससे लिक्विडिटी नहीं मिलती, उससे एक रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है दोनों के बीच में, और आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है, बिकॉज आप एक बड़े लेंडर के साथ को लेंड कर रहे हैं। तो आप नीचे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके डायरेक्ट असाइनमेंट के पार्टनर्स कौन कौन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, इंडियन बैंक। और को लेंडिंग के पार्टनर्स कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी मेरे को आपको दिखानी थी, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। अगेन इन्होंने 5 ईयर्स का भी दिया है, 5 क्वार्टर्स का भी दिया है। मैं 5 क्वार्टर्स पे फोकस करूंगा। तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेटवर्थ अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं।
अब हम ध्यान देते हैं थर्ड वाले ग्राफ पे जो है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने स्पेशली आपको दिखाने का मन था, इससे आपको लेवरेज का मतलब पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, तो आप रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स का जब ग्राफ देख रहे हैं ना, तो उसमें आप सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है ए डिवाइडेड बाई ई, और फिर लिखा है इन्होंने 4.1x 3.5x 3.3x। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ व्हाट लेवरेज इज। आपको याद होगा जब मैंने आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस सिखाता था पहले वीडियोस में, अभी काफ़ी दिन से नहीं डिस्कस किया उसे, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते थे आपके आर के। Three drivers used to drive ROE. तो ROE was a function of net margin efficiency, which is net profit divided by revenue, multiplied by asset turnover, which is revenue divided by total assets, multiplied by leverage। तो दोनों को मैं फर्स्ट वाले दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले जो नेट मार्जिन एफिशिएंसी है, एवरेज जो एसेट टर्नओवर है, उनको साइड रखते हैं, हम लेवरेज पे आते हैं। लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं लेवरेज होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नो, लेवरेज इज नॉट डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, लेवरेज इज योर एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। एंड व्हाट इज एसेट्स? एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। अब इसको समझो, हाउ? सी, इफ आई हैव 1000 रुपीज राइट नाउ, मेरा अपना है, किसी का और का नहीं है, सो माई इक्विटी वुड बी 1000 रुपीज, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं किसी बैंक पे जाता हूँ एंड आई टेक ऑन डेट, या किसी दोस्त से मैं जाके डेट लेता हूँ 1000 रुपये का। सो वो 1000 मेरा नहीं है, बट वो मेरे पास एज अ डेट है, ठीक है। तो एसेट्स मेरा क्या हो गया? एसेट मेरा हो गया 1000 करोड़ ऑफ इक्विटी, करोड़ नहीं, 1000 ऑफ इक्विटी, 1000 रुपीज ऑफ इक्विटी एंड 1000 रुपीज ऑफ डेट। सो माई एसेट्स वुड बी 2000 रुपीज, माई इक्विटी इज 100, माई डेट इज माई इक्विटी इज 1000 रुपीज, माई डेट इज 1000 रुपीज एंड माई एसेट्स इज 2000 रुपीज। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे डेट एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी हम निकालेंगे, तो वो क्या होगा? डेट 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है, इक्विटी इज ऑल्सो 1000 रुपीज़। सो इफ वी डू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो वो नंबर मुझे कितना मिलेगा? 1, बिकॉज दोनों 1000 है, ठीक है। तो हमको डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी जो है वो हमारा 1 आया इस केस में, ओके। बट जब हम फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं तो हम निकालते हैं एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब हमारा एसेट्स कितना था? एसेट हमारा था इक्विटी प्लस डेट, विच इज़ 2000 रुपीज़, बिकॉज वी हैव इक्विटी ऑफ 1000 रुपीज़ एंड डेट ऑफ 1000 रुपीज़। तो हमारा कितना हो गया? ऊपर एसेट्स जो न्यूमरेटर वाला फिगर है 2000 रुपीज़, और डिवाइडेड बाई इक्विटी, इक्विटी कितनी थी? 1000। तो हमारा लेवरेज कितना आ गया? इट्स 2x नाउ, ओके। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी का जो रेशियो होता है और एसेट्स डिवाइडेड बाई इक्विटी का रेशियो होता है। लोग उसको साथ में लोगों को लगता है दैट इट इज़ इंटरचेंजेबल, इट इज़ नॉट, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो ये जो ए डिवाइडेड बाई ई है, इसका मतलब है एसेट्स डिवाइडेड बाई इक्विटी, विच मीन्स ये लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज को शो कर रहा है। और आपको बहुत हाई लगेगा, बिकॉज मैं सिर्फ अगर डेट और डिवाइडेड बाय इक्विटी की बात करूं, तो अदानी ग्रीन के केस में मैंने बताया था 3 से 4 के बीच में है। इसका तो ए डिवाइडेड बाई ई, मतलब एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी कितना है इसका? अगर मैं अगेन ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 5 क्वार्टर्स पे आओ, Q2 FY25 में इसका 4.8 का लेवरेज है। आपको लगेगा बहुत हाई है, मतलब ये तो बहुत रिस्की चीज़ हो गई। नहीं, एक जो बैंक का बिजनेस मॉडल होता है, इट इज़ बिल्ट अपॉन लेवरेज। वो लेवरेज लेके काम करता है। बैंक पैसा उठाता है पहले मार्केट से और वही पैसा आगे देता है। तो अगर बैंक लेवरेज नहीं लेगा तो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अ बैंक टू ग्रो मीनिंगफुली। दैट्स वाई आप देखेंगे जो लेवरेज का फिगर है बैंक में हाई होता है। बहुत लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर की वीडियो बनाओ, इसमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। लेकिन आप अगर सारी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी ना। मैं अब आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आके कि लेवरेज का जो काम है, लेवरेज के फिगर पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र तब मारनी है जब वो कैपिटल इंटेंसिव वाले सेक्टर में है, जैसे केपीआई ग्रीन है, आपके हॉस्पिटल सेक्टर हो गए, होटल वाले हो गए, इंडियन होटल्स हो गई, ये सब जो कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आपको डेट का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका अगर लेवरेज का जो फिगर है, विच मीन्स एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, अगर वो 4.8x हो भी गया तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, ये 6 तक भी जाएगा, तब आपको लगना चाहिए कि ओके अभी 6 पे लेवरेज चला गया है, अब इससे ज़्यादा शायद दिक्कत हो सकती है। ये आपको सोचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसाइट इससे आपको ये देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर एसेट्स, ठीक है। अब एसेट मैंने आपको बताया क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे इन्होंने लेवरेज ज़्यादा कर दिया, आप देख रहे हो
लास्ट 5 क्वार्टर्स को आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 4.1x से लेके 4.8x पे इन्होंने लेवरेज किया है, विच मीन्स इन्होंने डेट बहुत लिया है। ओके, यहाँ से इसका मतलब आपके एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज आपने डेट ही डिसप्रोपोर्शनेटली आपने डेट ज़्यादा उठा लिया है इक्विटी से। तो जब आप आर का फिगर देखेंगे तो वो कंप्रेस्ड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आर का डेफिनेशन क्या होती है? आर रिटर्न ऑन एसेट्स की। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट, एसेट्स ऑन एसेट्स मतलब डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो एसेट्स आपके बढ़ गए बिकॉज आपने लेवरेज ज़्यादा लिया, तो आपका आर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, जो कि दिख भी रहा है। 3.8% से लेके आपके आर एसेट्स 3.4 पे आ गए, 3.4% पे आ गए 3.8 से लेके। Q2 FY24 में 3.8% था, Q2 FY25 में एक साल बाद आफ्टर 5 क्वार्टर्स आपका 3.4% पे आ गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और यहीं पे दिख जाएगी। जैसे जैसे ऊपर ग्राफ में लेवरेज का फिगर 4.1x से 4.8x बढ़ा, वैसे वैसे आपका आर ओ ए 3.8% से 3.4% पे आया। आपको समझ आया कितना डायरेक्ट कोरिलेशन है? अगर आप डेट बहुत ज़्यादा उठा देते हैं तो आपका एसेट बढ़ जाता है, बिकॉज एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। अब एसेट आपका बढ़ गया है तो आपका आर कम दिखेगा आपको, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान वाली होने वाली बात नहीं है। अब अनदर लिंक्ड इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी। अब आप बोलेंगे आर तो कम हुआ बिकॉज इन्होंने लेवरेज उठाया, तो आर पे क्यों इम्पैक्ट नहीं आया? अगेन, इस स्टेटमेंट में ही आपका रीज़न छुपा हुआ है। बिकॉज जब आप डेट उठाते हैं तो आपके इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट में यही तो डिफरेंस है। रिटर्न ऑन एसेट जब आप देखते हैं तो डिनोमिनेटर में डेट प्लस इक्विटी दोनों होता है, लेकिन जब आप आर को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे डेट गायब होता है, तो वो पूरा एसेट को नहीं लेते हैं हम उस टाइम पे, सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं। और इक्विटी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो इक्विटी जब डिफरेंस नहीं आया, जब आपका डिनोमिनेटर को चेंज ही नहीं हुआ है, तो आपका जो, बिकॉज प्रॉफिट तो आपका बढ़ ही रहा था, आपका आर इसीलिए कम लग रहा था बढ़े हुए प्रॉफिट में भी, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा था, एसेट्स बढ़ते जा रहे थे। इस केस में क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है, जो न्यूमरेटर है, वो तो बढ़ ही रहा था। जैसे आपका आर के केस में बढ़ा, वो तो सेम रहेगा ऊपर वाला न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क ही नहीं आया, बिकॉज इक्विटी तो आपने ना रेस करी, ना कुछ डाइल्यूट करी, ना कुछ भी नहीं किया, तो इक्विटी उतनी ही रही, उस पर बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपको एक बढ़ा हुआ फिगर दिखेगा। दैट्स वाई ओवर द लास्ट 5 क्वार्टर्स 15.6% से इक्विटी बढ़ के इस टाइम पे 16.5% हो गई है। ये बहुत ही अच्छा कोरिलेशन मुझे स्लाइड में लगा, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। और ये चीज़ आपको, आप किसी ने, जिसने मुझसे इंडिया शेल्टर भी पूछा था, आई अंडरस्टैंड, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया शेल्टर के केस में जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंने इतने डिटेल में जाके डिस्कस कर दिए हैं, क्या वो चेंज हो जाएंगे? कुछ ऐसा बहुत सारा चेंज नहीं होगा। आप ये वीडियो देख के, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, whoever wants to analyze a housing finance company, ये जितना भी 30-40 मिनट्स का ये वीडियो के बाद आपको अगर थक लगता है तो आप 2 घंटा सोइए आराम से। कल सुबह उठ के एक पेन और पेपर, कल तो संडे है, आराम से अपनी कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पकड़ना। जो मैंने सिखाया आप 10 बार देखो, उस वीडियो को रिपीट कर करके देखो, कौन सा डिलीट तो नहीं हो रहा है मेरे यूट्यूब से ये, तो वो आप देखो और खुद से एक कोई भी इंडिया शेल्टर, रेपको, किसी को भी आप आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने आपको बीटी आउट ट्रांसफर बता दिया, आर बता दिया, लेवरेज बता दिया, डीपीडी बता दिया, स्टेज 2 स्टेज 3 बता दिया। बचता क्या है फिर? कोई बचता तो नहीं है। फी इनकम सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, तो अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा बताने के लिए। ओके, बाकी तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपसे। इनका अभी क्या था, जैसे ये अब मैंने बात तो करी कि ये 30% AUM ग्रोथ का इनका टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एटलीस्ट, और अच्छा ग्रो कर रहा है बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक से, रिजल्ट भी मेरे को सब अच्छा लगा। बट इनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? इट वुड, पहले क्या करते थे, ये इनका जो प्राइमरीली फोकस था, बिकॉज गुजरात में 30% थे, ओके, फिर तमिलनाडु में 13-14%, महाराष्ट्र में 13-14%, तो पहले वेस्टर्न और सदर्न एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करते थे। अब इन्होंने क्या किया है, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन साइड पे बहुत फोकस किया है। राजस्थान इसके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, अभी एमपी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगेन बेस छोटा है बट ग्रोथ आ रहा है। सो उन वाले स्टेट्स में अभी तक एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराखंड में भी ये आए हैं, 2% ऑफ देयर ओवरऑल AUM इज़ इन उत्तराखंड, तो वहाँ का भी ऑफ कोर्स कुछ भी चेंज होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको डिस्कस कर सकते हैं उसको इसी चैनल पे। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल गया हूँ, बट इट इज़ टॉप ऑफ माई हेड, इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो अभी अच्छा खासा है। तो जैसे जो लोग टेंशन लेते हैं ना कि अभी जाके आगे जाके
बैंक ही ठहरा जैसे, तो कहीं इसको इक्विटी डाइल्यूट करके द बैंक, मतलब वो फंड तो नहीं रेज करेगा इक्विटी डाइल्यूट करके। तो अभी मैनेजमेंट ने कहा यार हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बिकॉज व्हेन डज अ बैंक डाइल्यूट्स इट्स इक्विटी, जब उसको पैसा रेज करना होता है अपने शेयर्स बेच के, किसी भी और QIP रेज किया, कुछ भी किया, बिकॉज सारा का सारा पैसा डेट से नहीं उठा सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपको इक्विटी भी कहीं ना कहीं उठानी पड़ती है। तो वो तब उठाते हैं जब आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाता है, मतलब आप कुछ परसेंट ऑफ कैपिटल आपको साइड रखना पड़ता है, बिकॉज डिपॉजिटर्स के लिए, कल को बैंक में रन ऑन आ गया तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जब वो पैसा एक सर्टेन फिगर के नीचे चला जाता है, अब लेट्स से 20% या 15% के नीचे, तो एक कैपिटल रेस का दिमाग में आ जाता है मैनेजमेंट का कि ओके अब तो कैपिटल रेस करना ही पड़ेगा, और उसमें टाइम लगता है, तो वो पहले से ही कैपिटल रेज करना शुरू कर देते हैं। दूसरा वो तब करते हैं जब उनका ROE जो होता है वो बहुत कम है आपका, जब जो आपका ग्रोथ रेट है, तो यहाँ पे हमको लगेगा कि ROE कितना है, ROE तो 16% पे है, ग्रोथ रेट कितना है इनका, डिसबर्समेंट का भी अगर मैं देख लूँ तो 20-22% का है। तो जब आपका ROE बहुत कम होता है आपके ग्रोथ रेट से, तो आपको समझ आता है कि यहाँ से आपको पैसा तो उठाना पड़ेगा। लेकिन बैंक कह रही है कि हम पैसा अभी डेट टू इक्विटी, मतलब डेट से ही उठाएंगे। डेट टू इक्विटी इनका अभी कितना है, 3 पॉइंट समथिंग है। अब कहाँ, हाँ 3.7x है डेट टू इक्विटी, नॉट लेवरेज, हाँ उसको ध्यान रखना। बट वी कैन टेक इट अप टू 5x, मतलब अभी वो डेट ज़्यादा उठाने के जो डेट अभी ज़्यादा उठाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझनी है कि जब ये ज़्यादा डेट उठाएंगे तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ सकता है, ये भी आपको एक रिस्क लगेगा, है भी रिस्क, लेकिन अगर मैनेज करके चलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। और 11 to 12 मंथ्स अगले इनको इक्विटी रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी मैनेजमेंट ने ऐसा कहा है। पिछले बार तो कह रहे थे कि 6-7 महीने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस बार ही कह रहे हैं 11-12 महीने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यार कम से कम 8-9 महीने तक तो शायद ये इक्विटी रेज ना करें, तो ROE वाले फिगर पे या EPS पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसकी वजह से। ठीक है, ये था आपका होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए इंडिया शेल्टर का, आप खुद से कर सकते हैं, मैं भी बनाऊंगा, लेकिन मतलब मुझे अच्छा लगेगा आप लोग खुद से उसको भी करें। बाकी SG मार्ट का भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया है और मैंने उसको Q1 में भी डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में जाके। तो SG मार्ट का भी आपका मंडे या ट्यूसडे को डेफिनेटली वीडियो आ जाएगा, अगर मैं, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एल्स, और मंडे को डेफिनेटली आई विल बी बैक, बट अगर मुझे लेट लगा तो आई कैन ओनली शूट द वीडियो ऑन मंडे। SG मार्ट का उस दिन मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर बहुत लेट हो गया तो उस दिन मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, फिर आराम से ट्यूसडे को अपलोड करूंगा, कोई जल्दी है भी नहीं। तो आ जाएगा, दोनों का वीडियो आ जाएगा। एंड ठीक है, यही था इसका एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग इट टिल द वेरी एंड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।